नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 2020 प्रवक्ता पद के लिए जो विज्ञापन आया है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो इन बिंदुओं पर चर्चा करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आपके आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, किसी प्रकार की कोई विसंगति आपके चयन में ना उत्पन्न हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं, पंजीकरण की जो प्रारंभिक तिथि है 29/10/2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 29/10/2020 है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 27/11/2020 है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2020 है और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि 30/11/2020 है। तो दोस्तों, इन तिथियों को आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा और समय रहते ही आवेदन कर दीजिएगा, ताकि लास्ट के लिए बचा करके मत रखिएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत उत्पन्न ना हो, क्योंकि बाद में वेबसाइट बहुत बिजी हो जाती है और आवेदन नहीं हो पाते। फिर आयोग डेट बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता, ये तो बाद की बात है, लेकिन समय रहते आप सभी लोग आवेदन कर दीजिएगा। आप जान रहे हैं कि 2595 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं प्रवक्ता पद के लिए, और इसमें जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है इनको आप यहाँ पर देखिए। पहला है, अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संक्षिप्त अनुदेश इस सूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। फिर क्या है, विज्ञापित पदों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषयों में पृथक पृथक आवेदन आप कर सकते हैं। तो एक विषय में यदि आप भूगोल से आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही आवेदन करिएगा, और यदि एक से अधिक विषयों में आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक विषय के लिए सिर्फ एक ही आवेदन मान्य होगा। आप बार बार रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा, क्योंकि यदि एक विषय में 2 रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हो सकता है दोनों को कैंसिल कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी आरक्षण दिया जाएगा सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए होगा, अन्य के लिए नहीं होगा। ये अगली महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये तदर्थ शिक्षकों के संबंध में यहाँ पर आप देख रहे हैं, अपीली संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य के साथ संबंध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को संबंधित सूचनाएं आवेदन में देनी होगी। ऐसे अभ्यर्थियों की शिक्षण सेवा का सत्यापन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाएगा। तत्पश्चात उनकी सेवा के अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार इस अधिसूचना के पैरा संख्या 10 के उपखंड के अनुसार दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से छात्र बहुत डरते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही खुशी की बात है छात्रों के लिए कि यहाँ पर ऋणात्मक अंकन नहीं है। फिर क्या है, ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर, ये यहाँ पर नंबर दिए हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं यथा नाम, पिता माता पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी, क्षैतिज आरक्षण संबंधी विवरण, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण आदि अन्य प्रासंगिक सूचनाएं भरनी होगी। तो अभी से ध्यान रखिएगा, जिस मोबाइल नंबर को आप जो है फॉर्म में डालिएगा उस मोबाइल नंबर को चालू रखिएगा, वो सिम बंद ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में इसमें भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय की में तदर्थ शिक्षक है तो
उससे संबंधित सूचनाएं भरनी होगी। यह तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्त होने का दिनांक, जनपद का नाम, जहां विद्यालय स्थित है, विद्यालय का नाम, वेतन भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित याचिका का विवरण, संख्या, याचिका वर्ष, माननीय उच्च न्यायालय का वेतन भुगतान आदेश दिनांक, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दिए गए अनुमोदन का विवरण, इन सभी को आपको फॉर्म में भरना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण बात है कि किस श्रेणी के अभ्यर्थियों को कितनी फीस देनी होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अनारक्षित वर्ग की श्रेणियों को 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 650 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग को 750 रुपये, अनुसूचित जाति को 450 रुपये और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 250 रुपये देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगली महत्वपूर्ण न्यूज है यहाँ पर आयु सीमा की यदि बात करें तो आयु 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वेतनमान 47,600 से 1,51,100 रुपये और इसका ग्रेड पे 4800 रुपये है। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता तिथि मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो आवेदन के इच्छुक हैं, किंतु बीएड की परीक्षाएं अभी हुई थी, वो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे। तो अभी यदि नवंबर के लास्ट तक में यदि उनका रिजल्ट बीएड का आ जाता है तो टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों प्रवक्ता पद पर चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या 607/15/5/2019 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रियानुसार होगा। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार करेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। और इधर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले से आप सुन रहे थे जब फॉर्म नहीं आया था कि जो एमएड हैं, बीएड वाले हैं, खेलकूद वाले हैं, इनके अधिभार को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर मेन बात ध्यान देने योग्य है कि टीजीटी में इनके अधिभार को खत्म किया गया है, किंतु पीजीटी में अधिभार को खत्म नहीं किया गया है। निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक अर्थात डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा परा स्नातक की उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा स्नातक की उपाधि रखने के लिए 1% अंक। ठीक है, और राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेने के लिए 1% अंक। और जो अभ्यर्थी बीएड में अधिभार ले लेंगे उनको एमएड का नहीं दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जिनको एमएड में अधिभार मिल जाएगा उनको फिर बीएड का अलग से नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, लिखित परीक्षा तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभार 425 अंक का, साक्षात्कार 50 अंक का होगा, विशेष योग्यता पर अधिभार 25 अंक का होगा जो हमेशा होता था। इसके बाद लिखित परीक्षा प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे जो सभी विषय से संबंधित होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रकार के प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 नंबर की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंकों का होगा। समय यदि आप जानते हैं कि 2 घंटे में परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु समेकित लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित है। इस बात को भी आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। अगर आपकी 2 पत्नियां हैं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर 2 पति है तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकेंगे। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी महिला बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होता। इसके बाद दोस्तों प्रशिक्षित स्नातक तथा
प्रवक्ता पद की परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में संपन्न होंगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप यदि टीजीटी और पीजीटी दोनों में आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों परीक्षाएं अलग अलग डेट को होंगी। किंतु यदि टीजीटी में आप एक से अधिक विषय के लिए अप्लाई करते हैं तो यदि परीक्षा एक ही दिन होती है तो आप एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, ना कि दोनों विषयों का। ऐसे ही पीजीटी की परीक्षा यदि एक ही दिन पूरी होती है तो आप सिर्फ एक ही विषय की परीक्षा दे पाएंगे और दो की नहीं। तो यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, और यदि आपको अवसर मिलता है तो दोनों विषयों से आप परीक्षाएं दे सकेंगे। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। आप ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल के मार्कशीट में जो जन्मतिथि अंकित की गई है उसी जन्मतिथि को ही आप फॉर्म में भरिएगा। और यदि ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आयोग द्वारा 2 नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं कि किस विषय के लिए कितने पद हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारणी संख्या 1 प्रवक्ता बालक वर्ग, हिंदी में 363 पद, गणित में 98 पद, गृह विज्ञान में 2 पद, अर्थशास्त्र में 143 पद, इतिहास में 68 पद, इंग्लिश में 269 पद, कला में 49 पद, नागरिक शास्त्र में 153 पद, भूगोल में बहुत पद है 250 पद। इसके पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि भूगोल में कम से कम 250 के आसपास, 200 से 250 के आसपास वैकेंसी आएगी। मनोविज्ञान की बात करूं तो 35 पद, शिक्षा शास्त्र में 25 पद, समाजशास्त्र में 67 पद, संस्कृत में 232 पद, जीव विज्ञान में 108 पद, भौतिक विज्ञान में 148 पद, रसायन विज्ञान में 160 पद, शारीरिक शिक्षा में 11 पद, वाणिज्य में 45 पद, कृषि में 38 पद, सैन्य विज्ञान में 38 पद, सैन्य विज्ञान में 10 पद एवं तर्कशास्त्र में 7 पद। इस प्रकार से बालक वर्ग में 2281 पद हैं। यहाँ पर जो है आप एक चीज़ गौर करिएगा कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए कहीं भी वैकेंसी नहीं दिख रही। तो जो सामान्य वर्ग के लिए जो वैकेंसी निर्धारित है इसी में से 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। इसके बाद सारणी संख्या बालिका वर्ग की यदि बात की जाए तो हिंदी में 47 पद, गणित में 1 पद, गृह विज्ञान में 11 पद, अर्थशास्त्र में 28 पद, इतिहास में 22 पद, इंग्लिश में 28 पद, कला में 27 पद, नागरिक शास्त्र में 30 पद, भूगोल में 8 पद, मनोविज्ञान में 12 पद, शिक्षा शास्त्र में 5 पद, समाजशास्त्र में 11 पद, जीव विज्ञान में 6 पद, भौतिक विज्ञान में 10 पद, रसायन विज्ञान में 11 पद, शारीरिक शिक्षा में 2 पद, संगीत गायन में 9 पद और संगीत वादन में 12 पद। इस प्रकार से बालिका वर्ग में 314 पद निर्धारित हैं। तो दोस्तों, इसके बाद यदि योग्यताओं की बात की जाए तो सभी विषय में एमए होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, और बस प्रशिक्षित स्नातक जरूरी नहीं है। यदि है तो उसके लिए आपको उसका भारांक मिलेगा। तो इसके लिए सिर्फ बहुत ही क्योंकि अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि आयोग यदि कोई परिवर्तन करता है तो हो सकता है पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य कर दे, क्योंकि नवोदय हो, केवीएस हो या फिर डीएसएसबी हो, उत्तर या फिर भारत के संपूर्ण राज्यों में जो भी पीजीटी की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं सब में प्रशिक्षित स्नातक मांगता है। किंतु उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसमें प्रशिक्षित स्नातक नहीं मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी विषयों की योग्यता की यदि मैं बात करूँ तो कोई भी विषय हो सभी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और बस इतनी ही योग्यता पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये रहा पीजीटी का विज्ञापन, और इस तो आप अच्छी प्रकार से सभी योग्यताओं को सभी अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करिएगा, ताकि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई विसंगति उत्पन्न ना हो, आपके चयन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और आप सभी का चयन हो जाए। तो दोस्तों, आप अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिए। विज्ञापन तो आ ही गया था, अब परीक्षा की तिथि का इंतजार मत करिए, विज्ञापन आ गया। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आदेश दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में सभी भर्ती प्रक्रियाएं 3 महीने में शुरू कर दी जाए एवं 6 महीने में पूरी करके नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए। तो दोस्तों, इसका परीक्षा मार्च या फिर अप्रैल में होगी और ये वैकेंसी जुलाई तक पूरी कर दी जाएगी।
तो दोस्तों इस वीडियो के में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए